नमस्कार। कभी सोचा है कि नक्शे पर एक छोटा सा, बिल्कुल जरा सा दिखने वाला देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक कैसे हो सकता है? आज हम इसी कह सकते हैं पहेली की परतों को एक-एक करके खोलेंगे। सच में यही तो वो सवाल है जो अक्सर सबके मन में आता है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम उन पिलर्स, उन स्तंभों को समझेंगे जिन पर इज़राइल की ये ताकत टिकी हुई है। और सबसे ज़रूरी, ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक करके देखेंगे। पहले तो शक्ति के इस पैराडॉक्स यानी विरोधाभास को, फिर बात करेंगे इसके हाईटेक शील्ड की, उसके बाद वर्दी में जो पूरा देश खड़ा है उसकी, फिर इसके इंटेलिजेंस और टेक इंजन पर नजर डालेंगे, और आखिर में इसके अलायंसेस और इसकी पूरी स्ट्रैटेजी को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा दिखती है, यानी इज़राइल की सैन्य ताकत, इसका हाईटेक शील्ड। और हाँ, ये सिर्फ हथियारों का ढेर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि इज़राइल के पास अपने पड़ोसियों की तरह कोई बहुत बड़ी आबादी तो है नहीं, तो शुरू से ही उनकी स्ट्रैटेजी नंबर्स पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और स्पीड पर टिकी है। मतलब मकसद एकदम साफ है, कम से कम वक्त में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुश्मन पर भारी पड़ना। और ये स्लाइड इसी टेक्नोलॉजी की एक जबरदस्त मिसाल है। ये कोई एक सिस्टम नहीं, बल्कि एक मल्टी लेयर्ड, मतलब कई परतों वाला सुरक्षा कवच है। आयरन डोम छोटे मोटे रॉकेटों को हवा में ही खत्म कर देता है, डेविड स्लिंग मीडियम रेंज मिसाइलों को रोकता है, और जो एरो सिस्टम है वो बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे सबसे बड़े खतरों से बचाता है। सीधा सा हिसाब है, हर तरह के खतरे के लिए एक अलग जवाब तैयार है। पर रुकिए, ये सिर्फ डिफेंस की बात नहीं है। हमले के लिए भी इनके पास दुनिया के कुछ सबसे एडवांस्ड हथियार हैं। जैसे ये F-35I अदीर फाइटर जेट्स, जो किसी भी रेडार की पकड़ में नहीं आते, और मरखवा टैंक, जिन्हें अक्सर अभेद्य यानी इम्पेनिट्रेबल माना जाता है। और यही वो हथियार हैं जिन्होंने इज़राइल को कई जंगों में एक डिसाइसिव, एक निर्णायक बढ़त दिलाई है। लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी बिना काबिल इंसानों के क्या है? कुछ भी नहीं। तो चलिए अब इज़राइल की शक्ति की अगली परत पर चलते हैं, यानी वो लोग जो इस पूरी मशीन को चलाते हैं। और ये स्लाइड ये दिखाती है कि वहाँ मिलिट्री सर्विस सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। लगभग हर नागरिक को कंपल्सरी सेना में सेवा देनी ही पड़ती है। और ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, ये एक ऐसा तजुर्बा है जो पूरे इजरायली समाज को, कह लीजिए, अनुशासन और एकता के एक ही धागे में पिरो देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सर्विस पूरी होने के बाद भी कहानी जारी रहती है। ज्यादातर नागरिक एक बहुत बड़ी रिजर्व फोर्स का हिस्सा बन जाते हैं, और इसी को कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर जरूरत पड़ी तो इज़राइल अपनी छोटी सी एक्टिव सेना को रातों रात एक बहुत बड़ी ट्रेन्ड मिलिट्री में बदल सकता है। तो ठीक है, हमने इज़राइल की सैन्य शक्ति को देख लिया। अब चलिए जरा इसके दिमाग में झांकते हैं, वो छिपा हुआ पहलू जो शायद इसकी असली ताकत है। इसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां और जबरदस्त टेक इंडस्ट्री। यहाँ आप 3 मेन एजेंसियों को देख रहे हैं। मोसाद, जिसे पूरी दुनिया उसके डेयरिंग और सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए जानती है। फिर है शिन बेट, जो देश के अंदर ही खतरों को पनपने से पहले कुचल देती है। और अमन, यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस। ये तीनों मिलकर एक ऐसा इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाते हैं जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। और ये तेज दिमाग सिर्फ जासूसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी साफ साफ दिखता है। इज़राइल को स्टार्टअप नेशन यूं ही नहीं कहते। ये एक पूरा कल्चर है, एक माइंडसेट है जहां रिस्क लेने और कुछ नया करने को बढ़ावा दिया जाता है। और इसकी जड़ें भी कहीं ना कहीं सेना में मिली टेक्निकल ट्रेनिंग से जुड़ी हैं। और सबसे दिलचस्प चीज़ है ये साइकिल जो इस टेबल में दिखाई गई है। जो टेक्नोलॉजी सेना के लिए बनाई जाती है वो अक्सर सिविलियन मार्केट में आ जाती है। मिसाल के तौर पर मिलिट्री के लिए जो साइबर सिक्योरिटी बनाई गई, आज वही दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों को सेफ रख रही है। ये एक ऐसा कमाल का इंजन है जो देश की सुरक्षा और इकोनॉमी दोनों को एक साथ पावर देता है। तो अब तक हमने सेना, लोग और दिमाग की बात कर ली। अब आते हैं आखिरी परतों पर, वो बाहरी और अंदरूनी ताकतें जो इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़कर रखती हैं। देखिए, कोई भी देश अकेले ही इतना शक्तिशाली नहीं बन सकता। इज़राइल के लिए अमेरिका के साथ उसका जो गठबंधन है वो एक फाउंडेशन की तरह है। इससे उसे न सिर्फ एडवांस्ड हथियार और आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर एक मजबूत पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलता है, जो उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और अगर अंदर की बात करें तो उनकी स्ट्रैटेजी इन 3 सिद्धांतों पर चलती है। पहला, किसी भी खतरे पर बिजली की तेजी से जवाब दो। दूसरा, अगर लगे कि हमला होने ही वाला है तो इंतजार मत करो, पहला वार करो, जैसा 1967 के 6 डे वॉर में देखा भी गया था। और तीसरा, हमेशा अपने दुश्मनों से टेक्नोलॉजी में एक कदम आगे रहो। और अब आखिर में आता है वो अल्टीमेट डेटरेंट, वो हथियार जिसके होने की इजराइल कभी पुष्टि नहीं करता, लेकिन पूरी दुनिया ये मानकर चलती है कि वो उसके पास है। जी हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियार। जानबूझकर इस मामले पर चुप रहने की ये जो पॉलिसी है, ये इसकी नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा पिलर मानी जाती है। ये असल में एक संदेश है कि अगर इजराइल के अस्तित्व पर ही कोई खतरा आया तो उसके अंजाम बहुत भयानक होंगे। ये कह सकते हैं एक ऐसा तुरुप का इक्का है जिसे दिखाया नहीं जाता, पर सब जानते हैं कि वो मौजूद है। तो संक्षेप में अगर देखें, इजराइल की शक्ति किसी एक खंभे पर नहीं बल्कि इन सभी पिलर्स के एक मजबूत जाल पर टिकी है। एडवांस टेक्नोलॉजी, अनुशासित और ट्रेंड नागरिक, तेज तर्रार इंटेलिजेंस एजेंसियां, एक इनोवेटिव इकोनॉमी और हाँ, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय दोस्त। ये सब मिलकर इजराइल को आज एक बहुत बड़ी ताकत बनाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि भविष्य की जो चुनौतियां हैं, जैसे कि साइबर वॉरफेयर और लगातार बदलती जियोपॉलिटिक्स, क्या उनके सामने शक्ति के ये स्तंभ इतने ही मजबूत रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।